find out the taxable value of perquisite in the following cases for the assessment year 2014. X is given a laptop by the employer company for using it for official as well as private. Ownership is not transfer. मैंने किसी आदमी को यूज करने के लिए दिया है लैपटॉप, बेचा नहीं है। बेचा होता तो टैक्सेबल होता, लेकिन यदि हम किसी को यूज करने के लिए दे रहे हैं तो हम जानते हैं इट इज फुल्ली एक्सेप्टेड। तो मेरा जवाब होगा X provides use of laptop by the employer, the perquisite is not chargeable to X. आइए पहले सवाल का जवाब मिला आपको, दूसरे सवाल का जवाब दो। On 15th October 2013, the company gives its music system to buy for the domestic use. Ownership is not transfer. ये free use of assets है, समझ रहे होगे? The cost of music in 2000 to the employer is 15,000. मेरे बच्चों 15,000 क्यों? 18 अक्टूबर 15 अक्टूबर को दिया है 168 डेज के लिए। तो हमारा आप दोनों जानते हैं 15,000 का 10% के रेट से इंटू 168 डिवाइड बाई 365, 690 रुपीज की जो परचेज होगी इट इज चार्जेबल टू। अब आपको जो प्रोविजन हमने डिस्कस किए थे उनका एप्लीकेशन नजर आ रहा होगा, एंड दैट बिकम अ पार्ट ऑफ सैलरी इनकम। इसके बाद देखिए मैं फिर आपके साथ एक चर्चा करता हूं। जरा तीसरा क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है जिसके लिए मैं सवाल करा रहा हूं, जरा इस तीसरे क्वेश्चन को देखिएगा। जरा At the employer company sells the following assets to the employee on January 1st, 2014. Z car, A computer, B assets sold. ये यूज करने के लिए दी जा रही है, सोल्ड के लिए दी जा रही है। और जब ऐसा है तो हम और आप दोनों जानते हैं कि यहाँ डेप्रिसिएशन के रेट 3 बताए थे सर आपने, कहीं 50, कहीं 20। जब कार की बात आई तो मुस्कुराते हुए आपने बोला 20% अंडर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। यदि वहां 168 डेज यूज हुआ तो हमने ले लिया, और यहां 168 डेज होगा तो नहीं लेंगे, बिकॉज यहां केवल तभी लिया जाएगा जब इट इज कंप्लीटेड फुल यूज हुआ, अदरवाइज नहीं है। जरा देखिएगा, द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स टू द एम्प्लॉयर 6,69,000। परचेज कब किया गया था? 15 मई 2011। और दिया कब दिया है? बस इतना 1 जनवरी 14। माफ करना 15 में 11 से 15 में 12, 15 में 13, ओनली 2 ईयर। सॉरी बच्चों, डिस्कस जितना करना हो बात पूरी कर दो। कितने साल? 2 साल। तो कार्ड की कॉस्ट है, देखिएगा नीचे सॉल्यूशन आप देखते चलिए। कार्ड एक समझिए, अपने आप बाकी क्लियर हो जाए। 6,69,000 पहले साल का डेप्रिसिएशन 1,39,200, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 1,11,360, तीसरे साल का इसलिए रिचार्ज करने के लिए कंप्लीटली ईयर ऑफ सर्विस नहीं था। 445,440 की चीज थी और मैंने उसे दे दी है कितने रुपए में? 2,10,000 में। तो दैट टूल है 35,440। क्लियर? तो क्लियर, नहीं तो नहीं क्लियर। यदि बगल में लिखे हुए कंप्यूटर की बात करिए, मैंने कहा यहाँ कंप्यूटर बेचा जा रहा है, कंप्यूटर 50% में आता है। 1,17,000 की चीज थी, दिख रहा आपको भी नहीं?
1,17,000 की चीज थी, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? उसमें पहले साल का डेप्रिसिएशन 58,500, दूसरे साल का 29,250। हम हमेशा ही WDV मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कंप्यूटर पे भी और कार पे भी, और बाकी चीजों पर 10% के रेट से, और वो भी SLM से चार्ज करते हैं, राइट। 2925 वैल्यू की चीज हमने बेची है कितने में? 24,270 की, माफ कीजिएगा 4,980 इस टैक्स। मान लो किसी ने ज्यादा की बेची होती तो कद्दू पर के रेट होगा, पर के रेट तो तब होगा जब कुछ हम सस्ता बेचे। अब आया फ्रिज, माफ करिएगा बच्चों, 10% 2 साल का 4,000 8,000 रुपए डेप्रिसिएशन हो गया। 32,000 की चीज 1,000 में बेच दी मैंने, बिल्कुल क्लियर हो गया। 31,000 इज इट क्लियर? तो मेरे सर जैसे सपोज कार और कंप्यूटर कम में बेचा है, फ्रिज ज्यादा में बेची होती जो उसकी डेप्रिसिएशन, तो एक दूसरे से एडजस्ट नहीं करेंगे, यही कह रहे हो ना। एक्स इज एम्प्लॉयड बाय कंपनी, he has been provided a car 1200 cc, छोटी गाड़ी है, owned by employer, गाड़ी का मालिक कौन है? employer. The cost of car 4,26,000. The expenditure incurred by the company on the maintenance of the car, petrol 46,000, driver 36,000, maintenance 10,000. The car is used by X partly for official purpose and partly for private. A sum of 12,000 is recovered from. मैंने आपको पहले ही कहा था कि यदि गाड़ी भी मालिक की, खर्चे भी मालिक के, बोथ पर्पस, याद आ रहा होगा तुमको? ऐसा है तो छोटी गाड़ी 1800, अब आप मेरा सॉल्यूशन पे भी आ जाइएगा, हाल क्या सॉल्यूशन पे भी आ जाइएगा, नीचे देखिएगा कार 1800 इंटू 12, पहला पॉइंट है ये, उसे देखिए 1800 इंटू 12 21,600, 900 इंटू 12 10,800, टोटल परचेज 32,000। मैंने आपको 2 कंडीशन लिखाई थी, जहां पर इफ एनीथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय shall not reduce the value of, तो हम लोग अब परचेज की कोई भी वैल्यू यहां पर रिड्यूस नहीं करेंगे। बोलिए पहला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आइए हम फिर कार में दूसरी चीज देखते हैं, प्लीज साइलेंट। क्वेश्चन 2 देखिए, यही इसी के नीचे, assume in situation 1 the car is used only for private purpose। आपको याद हो, यदि प्राइवेट पर्पस में कार इस्तेमाल होगी तो 10% कॉस्ट ऑफ कार प्लस एक्सपेंसिव माइनस रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, ये नियम है। अब देखिएगा, कार की कीमत थी 4,26,000, 1400 सीसी, और बढ़िया, एक्स मतलब एम्प्लॉय। अब यहां गाड़ी किसकी है? He used it partly for official purpose and partly for private purpose. During the previous year 13-14, it incurred expenditure of 40,000 running on maintenance of car. उसने भैया खर्चे भी किए। Besides, he engaged a driver 24,000 रुपए। The employer reimbursed the entire expenditure of 64,000. Log book of the car is not. हम और आप दोनों जानते हैं, मैंने आपसे साफ कहा था कि गाड़ी एम्प्लॉय की और खर्चे एम्प्लॉयर के। गाड़ी एम्प्लॉय की, गाड़ी और खर्चे तो जितने भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उसमें से माइनस कर देंगे 1,800 रुपए गाड़ी के लिए, 900 रुपए ड्राइवर के लिए। आप सॉल्यूशन देखिए, अगले पढ़ने पर पलट के देखिए, यहां पर ऊपर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है आपको?
अमाउंट रिम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर कितने रुपए का है, और कितना माइनस करें, बोलो 1800 गाड़ी के लिए, 900 ड्राइवर के लिए। आ जाएगा टैक्सेबल की नहीं, बोलिए, अभी भी नहीं आया। और मान लीजिए कोई लॉग बुक मेंटेन की गई होती, मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा आपसे, यदि लॉग बुक मेंटेन्ड है, मैं यहीं पर इसका जवाब देना चाहता हूं, तो जितना ऑफिसर वाला है उसे माइनस कर दो। मान लीजिए लॉग बुक मेंटेन हो रहा 70% ऑफ द एक्सपेंडिचर फॉर ऑफिशियल पर्पस है, तो जितना खर्चा किया आपने उसका 70% ऑफिशियल हो गया, जो रिमेनिंग 30% होगा इट इज चार्जेबल टू। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई। और गाड़ी का यूज यदि प्योर ऑफिशियल पर्पस में किया जाएगा तो नथिंग शैल बी चार्जेबल टू। आप जरा एक काम करते हैं, इसी के पैरेलल एक नीचे सवाल दिया हुआ है, मैं इस सवाल को भी एक्सप्लेन कर दूं। नीचे आइए, 44.14 P2 दिखाई दिया। मैं इस सवाल को करूंगा नहीं, मैं आपको करने का तरीका बताता हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 3 कार दे, कार 1, कार 2, कार 3, और तीनों के तीनों कार, आपने सवाल देख लिया कि नहीं देख लिया? अब बस अब मैं इधर देखिएगा, सवाल देखने के बाद 3 कार हैं, 3 कारों में से तीनों बोथ पर्पज यूज हो रही है। बोथ पर्पज मतलब ऑफिस में भी इस्तेमाल है और प्राइवेट में भी इस्तेमाल है। सच बताऊं, एक बार में एक कार तो बोथ पर्पज रहेगी, लेकिन 2 तो बिल्कुल क्लियर कट प्राइवेट रहेगी। भाई मैं यहां से ऑफिस जा रहा हूं, रास्ते में मैंने सब्जी खरीद ली, तो जाते ऑफिस रहा था, रास्ते में सब्जी खरीदी, तो बोथ पर्पज यूज हो गई। लेकिन जो मैं घर पे 2 गाड़ियां छोड़ आया वो तो क्लियर कट पर्सनल यूज रहेगी। यदि एम्प्लॉयर ने मुझे 3 कार दी है, जैसा मैंने अभी आपको सवाल दिखाया, कार 1, कार 2, कार 3, मैं किस कार को बोथ पर्पस और किन 2 कारों को प्राइवेट पर्पस मानूं, इसके लिए बड़ा आसान तरीका है। मुझे 3 मल्टीपल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं ऐसे नहीं कि जो वैल्यू ज्यादा दिखाई दे कम दिखाई दे वो सब मान लो ना। मैं कार नंबर 1 बोथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सनल, कार नंबर 2 बोथ फर्स्ट एंड थर्ड पर्सनल। समझना, मैं बकायदा इनकम निकालूंगा, जैसे इनकम निकाली जाती है, जैसे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकाला जाता है। क्या शब्द इस्तेमाल किया मैंने? और फिर निकालूंगा कार नंबर 1 पर्सनल, कार नंबर 2 पर्सनल, कार नंबर 3 बोथ। और फिर देखूंगा कि जहां पर परक्विजिट सबसे कम लायबल टू टैक्स होगा उसी को मैं क्या कर दूंगा। इज इट क्लियर? इस तरीके से आपने ध्यान दिया हो तो मैंने सारी वैल्यूज ऑफ परक्विजिट निकालना सीख लिया। ठीक है, चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इस सवाल को पढ़ लेते हैं। आप देखिए, एक्स रिटायर ऑन 15 नवंबर 2013, बेसिक सैलरी 1 जनवरी 2013 से लेकर और 30 अप्रैल 2013 तक 10,000 था। फिर बेसिक सैलरी फ्रॉम 1 मई 2013 ऑनवर्ड्स 12,000 तक, डीए था नहीं, कमीशन था नहीं। ये देखिए, लीव स्टैंडिंग टू द क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल 66 डेज का क्रेडिट था। रेट ऑफ लीव इंटाइटलमेंट 60 डेज फॉर एवरी ईयर। हम देखो नियम पकड़ रहे हैं, हम नियम जानते हैं, 20 से ज्यादा भी होना चाहिए, लेकिन ये अरे आपको क्या लेने देना, 60 डेज 90 डेज 16 ईयर उसने काम किया है। और फिर देखिएगा, द अमाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट गिवन एट द टाइम ऑफ 2,64,000। जरा मैं चाहूंगा कि अब आप जरा बोर्ड देखिए, सवाल पूरा पढ़ लिया ना, मेरे को ज्यादा बना
और साफ लिखा एक्चुअल अमाउंट रिसीव 2,60,000 माइनस एक्चुअल अमाउंट रिसीव 2,64,000 फिर एवरेज मंथली सैलरी इंटू प्लीज। अब आप एवरेज निकालोगे कितना आया 10 महीने का एवरेज? एवरेज मंथली सैलरी निकालेंगे कि क्या 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 देते हैं? पक्का? अब मैं आपको अब जरा फंसिए, 15 तारीख लेंगे या नहीं लेंगे? मैंने कहा था 30 तारीख को रिटायर हुआ होता तो मैं उस पूरे महीने को ले लेता हूं प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि 30 तारीख को रिटायर मतलब अपना महीना निपटाने के बाद। 15th को रिटायर हो रहा है। अब मैं क्या करूं? जिस महीने में रिटायर हो रहा है उस महीने की मंथली सैलरी कितनी थी? 12,000 रुपए। कितने दिनों की? 14 दिनों की। आप यदि एवरेज मंथली सैलरी की बात करूं तो नवंबर में 14 डेज, 12,000 डिवाइड बाई 30 इंटू 40। पक्का? आप रुक जाइए, मैं जरा 20 के 9 महीने में निपटा दूं, क्योंकि सिर्फ 10वें महीने में मेरे को 16 दिन लेने होंगे। 10वें महीने में मुझे कितने दिन लेने होंगे? 16 दिन। आइए जरा अपने बीच के महीने, एक मई से बढ़ा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने इंटू 12 72,000। अब ये 3 महीने 10,000 रुपए के रेट से 30,000। अब रुक जाइए, 14 यहां छोड़े थे तो यहां कितने दिन? 16 दिन। 10,000 डिवाइड बाई 30 इंटू 60 5,333। न डीए है, न फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन और टर्नओवर है, कुछ नहीं है। टोटल बोलो 1,112,933 डिवाइड बाई 10 11,293 मैंने लिया। अच्छा सुनना, मान लीजिए मैं उस दिन को मान के चलता, 15 को मान के चलता, इतना ही तो होता, तो मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां में 6,000 लेता, ये 72 का 72, ये 30 का 30, फिर ये 5 का 5, और फिर ये कितना हो जाता? 1,13,000 डिवाइड बाई 10। आप समझ पा रहे हैं आपकी नहीं समझ पा रहे? मैं दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके साथ, प्लीज साइलेंट रहिए। मैं दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके साथ, मैं दोनों का मतलब बताना चाहता हूं। इसके ऊपर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसलिए बात कर रहा हूं आपसे। आइए, 11,290 इंटू 10 1,12,930 11,293 इंटू लीव क्रेडिट। प्लीज पहले ध्यान देखिएगा, पहले मैं देखूंगी लीव आखिर अलाउड कितनी थी, कितनी, इनकी कितनी थी? सुनिए, 16 इंटू 60 9, और इनकी बुक्स में क्रेडिट था 660। इसका मतलब है ये लीव अलाउड, लिख दूं क्या? लीव अलाउड, लीव अवेल्ड। तो बताइए, लीव क्रेडिट 660 हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं। जब इनकम टैक्स के नियम की बात आई, मैंने कहा लीव अलाउड कैन नॉट एक्सीड 30 डेज इन ईयर, तो ये 480 हुआ, और लीव अवेल्ड हुआ 300 180 डेज।
30 डेज के हिसाब से ले लूं 6 मंथ, तो बोले कितना होगा? 6 हो गया। और चौथा फिक्स कितना था? whichever is whichever 2 और 6 7। अब बताइए रिमेनिंग अमाउंट कितना टैक्स हो जाएगा? 196,242 बोलिए, हुआ या नहीं हुआ? बताइए। अब इसी चीज को आप यदि उधर से कैलकुलेट कर रहे हो एवरेज के हिसाब से, तो आपकी पिक्चर क्या होती? 2,64,000 होता। बोलिए, अब निकालिए जरा, आप कैलकुलेट करके निकालिए उस तरीके से, ठीक है? निकालो। अब आप देखिएगा, यदि मैं इसी बात को आपका ये सैलरी लेके चलूं, आप जान रहे हो मैं ये क्यों कर रहा हूं बार बार? प्लीज साइलेंट रहिए, देखिए इधर जाए। यदि ऐसा होता तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव 264 माइनस एक्चुअल अमाउंट रिसीव 264 और एवरेज मंथली सैलरी 11,000। बड़ा सुंदर लग रहा है कहते हुए जो बात बोल रहा हूं कि जिस दिन मैं रिटायर होता हूं उस दिन काम करने के बाद, तो खत्म हो चुका है ना, तो मैं तो उस दिन को लूंगा जिस दिन मैं रिटायर हुआ। यही तो बात कर रहा हूं मैं इतनी देर से आपको, इसी जजमेंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। 11,300 इंटू 10 1,13,000 11,300 इंटू 6 बहुत बढ़िया। और फिक्स विच एवर इज बोलो 67,000 पक्का? सर आपको लगता है कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है? बिल्कुल सही बात है ये कि जब हम रिटायर होते हैं तो काम करने के बाद उस दिन कोई आराम नहीं होता है, उस दिन भी पूरा काम चार्ज देना, चार्ज निपटा के तब आप 5 बजे फ्री होते हैं और 5 बजे तक आप ऑन ड्यूटी माने जाते हैं। और जब ऑन ड्यूटी मानिए उसी दिन आप निपट गए, चल बसे, और यदि 5 बजे से पहले चल बसे तो आपकी नौकरी आपके लड़कों को मिल जाएगी, और 5 बजे के बाद चल बसे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी में है। इसलिए कई जगहों पर कई तरीके से सॉल्यूशंस में कभी प्रोसीडिंग द डेट का मतलब लिया गया कि जिस दिन रिटायरमेंट हुआ उसे नहीं शामिल किया गया। हम और आप आज मिलकर कसम खा लें, जिस दिन रिटायर होंगे उसे हम पूरा काम का दिन बोले हो गया पक्का। अब हम तो इसमें कोई चर्चा नहीं करेंगे आज के बाद। आप हमने अभी देखिए प्रैक्टिकल सवाल लगाया तो आपको दोनों सिचुएशन दिखाई कि यदि ऐसा होता, पहले हम लोग ऐसे किया करते थे, पहले हम लोग सारे सवालों के आंसर कैसे निकालते थे, इसी तरह से। अच्छा, कई कई जगहों पर आप लगाएंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा, वो कहते हैं प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो सीधी बात, जिस दिन हम रिटायर हुए उससे पूछिए, और हम कहते हैं उस दिन भी हम काम करके रिटायर हुए, इसलिए हम उसको भी शामिल करते हैं। और ये सॉल्यूशन का तरीका हमारा इज इट क्लियर? दिस इज लीगल। ओके, ये फ्रेड इक्वेशंस क्या होते हैं? देखिए, एक एम्प्लॉयर, मैं तो एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात करूंगा। एक्चुअली क्या था, शोबी शेयर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इश्यू करता है अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या किसी भी प्लान के अंदर। वो शेयर अपनी मार्केट प्राइस से कम पे नहीं होना चाहिए। मान लीजिए एक एम्प्लॉयर अपने शेयर को जो भी उसकी मार्केट वैल्यू है उससे कम पर दे रहा है, वैल्यूज को रिड्यूस करके दे रहा है,
तो जितना भी डिफरेंस होगा, द डिफरेंस हैज बीन टेकन एज परक्विजिट एंड द परक्विजिट चार्जेबल टू। अब हम दो लाइन की बात करें आपसे, दो लाइन हमारी बिल्कुल साफ है, कितना उसकी प्राइस थी, मार्केट रेट क्या था उसकी, फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, मान लीजिए 200 थी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को वो शेयर कितने रुपए के रेट से इशू किया, बोले 90 रुपीज के रेट से। 200 रुपए थी मान लीजिए और हमने 90 रुपीज के रेट से इशू किया, इसका मतलब पर शेयर हमने 110 का परचेज किया। मैं यदि ये कह दूं कि नंबर ऑफ शेयर मैंने आपको 1000 इशू किए, तो सीधी बात है कि मैंने 1,10,000 का बेनिफिट दिया एंड इट शुड बी चार्जेबल टू। क्लियर और नॉट क्लियर? आइए इस पॉइंट को किताब में डिस्कस कर लें, सो दैट की चीजों को और अपनी नजरों से देख लिया जाए। पेज नंबर F19 पे आ जाइए। स्वेट इक्विटी शेयर अलॉटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2009, द परक्विजिट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय in the year in which the share or securities are allotted transferred to the कोई पता नहीं, ये सारे अलॉट किए जाएंगे। The fair market value of the share on exercise date, क्या fair market value थी, minus less the amount recovered from employee। मैंने अभी बताया fair market value 2 लाख थी, amount लिया 90,000, 1,10,000 इज वैल्यू ऑफ। यहां पर काफी चेंजेस आए और सबसे पहले नीचे देखिए कैलकुलेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। आखिर वो जो शेयर्स हैं उनकी प्राइस 200 रुपए जो मैं बोल रहा हूं, ये कैसे आया होगा। कोटेड शेयर्स इफ दीज आर अलॉटेड एज अ स्वेट इक्विटी शेयर्स are quoted in the stock exchange, the fair market value shall be taken as the average of opening and closing price of share on that stock exchange on exercise date। बिल्कुल साफ पॉइंट है, जिस दिन शेयर खरीदने का राइट एक्सरसाइज हुआ, एम्प्लॉय ने शेयर खरीदे, उस दिन क्या रेट था ओपनिंग, क्या रेट था क्लोजिंग, बस वही रेट ओपनिंग और क्लोजिंग का डॉट का एवरेज ले लोगे, वही आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू ऑफ। जरा दूसरा पॉइंट देखिए, इफ द शेयर इज कोटेड ऑन सेवरल स्टॉक एक्सचेंज, मान लीजिए वो शेयर एक शेयर मार्केट में कोटेड नहीं है, कई स्टॉक एक्सचेंज में, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्डिंग हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग ऑन एक्सरसाइज डेट विल बी टेकन। जिस स्टॉक एक्सचेंज में उसने ज्यादा वॉल्यूम एक्सरसाइज किया होगा, उस स्टॉक एक्सचेंज का जो रेट होगा एवरेज, वही रेट हमारी फेयर मार्केट वैल्यू मान लिया जाएगा। इफ देयर वाज नो ट्रेडिंग इन द शेयर्स ऑन एक्सरसाइज डेट, द प्राइस ऑफ द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द एक्सरसाइज डेट शैल बी टेकन। मान लीजिए उस दिन कोई एक्सरसाइज नहीं हुआ, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, वॉल्यूम नहीं हुआ, तो जो पिछली डेट को जो रेट रहा होगा वही मेरी क्या मान लिया जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू मान लिया जाएगा। ये तो उनके बारे में बातचीत थी जिनका शेयर कहां लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज। बड़ा आसान तरीका यार, टर्मिनल खोलो, कंप्यूटर खोलो, आज आपको रेट पता लग जाएगा। लेकिन मान लीजिए ऐसे शेयर छोटी मोटी कंपनियां हैं जिनका शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं होता, unquoted share, the value calculated by a merchant banker on specified date shall be taken as fair market value। उसके नीचे देखो, exercise date means on which the option is exercised by the। बेटा शेयर की वैल्यू निकालने का तरीका बड़ा आसान होता है, सारी एसेट्स लीजिए, सारी लाइबिलिटीज लीजिए, क्या ले लेंगे हम लोग, एसेट्स, फिर क्या ले लेंगे, लाइबिलिटीज, माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। हम प्रॉफिट के बेसिस पर भी शेयर की प्राइस निकाल सकते हैं, हम कई तरीके से प्राइस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कई तरीके से प्राइसेस।
employer's contribution towards approved superannuation fund. The value of perquisite, the amount of employer's contribution exceeding 1 lakh. 1 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 1 लाख से ऊपर जितना जाएगा उसका टैक्स लगेगा। ये फंड बनाए गए जैसे प्रोविडेंट फंड होता है ना, ये एम्प्लॉइज के लिए फंड कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। सुपर एन्युएशन हमारा बाकायदा प्रोविडेंट फंड एक्ट पढ़ेंगे तो आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, चीजों में बताया जाएगा। The taxable in the year in which the contribution is made. कब taxable होगा? जिस दिन contribution किया। Is it clear or not clear? चलिए इसके नीचे देखिए बेटा, amount to affect the insurance on employees life। जरा इस पॉइंट को जरा देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जा रहा है किसकी लाइफ के लिए? देखिए जरा ना, द अमाउंट पेएबल by the employer to effect the insurance on employee's life shall be taxable in the hand of employer. However, the above rule does not apply on the payment towards recognized provident fund, approved superannuation fund, employees state insurance scheme। फिर क्या लिखा है बेटा? फिडेलिटी गारंटीड, ये स्कीम